टेक दो चार्ज पार्टिकल्स मैंने लिए, तो कूलॉम ने अपने लॉ में दो चार्ज पार्टिकल ही क्यों लिए, चार्ज बॉडी ले लेते। ऐसा क्या स्पेशल बात है चार्ज पार्टिकल में? तो नंबर फर्स्ट एक स्पेशल आपसे पूछा जा सकता है सवाल में, और बिकॉज कूलॉम लॉ समझ में आ गया तो इस पे डिपेंडेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला वो भी अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो पहला पॉइंट है कि ये चार पार्टिकल दोनों इसलिए लिए क्योंकि पार्टिकल वाले केस में इंडक्शन मेथड नहीं लगता है। है ना, बॉडीज यदि होती तो सिमिलर चार्ज बॉडीज होती तो इंडक्शन की वजह से वो भले ही सिमिलर साइन की होती लेकिन वो अट्रैक्ट कर जाती। हो सकता है इंडक्शन ना लगे तो वो रिपेल कर जाती। यानी नेचर ऑफ फोर्स का कंफर्मेशन बॉडीज में नहीं हो पा रहा है ऑन द सिमिलर चार्ज बॉडीज, लेकिन सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स वाले केस में नेचर ऑफ फोर्स ऑलवेज कंफर्म्ड, देयर इज रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स है इसलिए कंफर्म्ड है, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिमिलर चार्ज बॉडी यदि लेते तो वहां पे कंफ्यूजन था। अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स कंफर्म है कि अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट चार्ज बॉडी जो है कंफर्म है कि वो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स यहां पे लेने का एक ही सबसे बड़ा तरीका है, जो यानी कि कमी है, वो यही है कि सिमिलर चार्ज बॉडी वाले केस में फोर्स कंफर्म नहीं था, इसलिए ये चार्ज पार्टिकल्स के लिए लॉ वैलिड है। और दूसरी कैटेगरी है कि चाहे हम फ्रिक्शन या कंडक्शन या इंडक्शन के माध्यम से जब भी हम किसी बॉडी पे नेट चार्ज लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इसलिए हम चार्ज पे डिपेंडेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स और फार्मूला पढ़ते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स के लिए वैलिड होते हैं। दूसरी बात, अब हमने इसके बीच कारण बता दिया, अब हमने इनके बीच का डिस्टेंस बेटा मैंने आर लिया, और आप देखिए कि इनके बीच में फोर्स कैसे लगेगा। तो हम इनके बीच का फोर्स को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इस डिस्कशन में कोई इंटरफेरेंस ना हो, डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए हमने इसके चारों बेटा एक बाउंड्री बना दी, और इस बाउंड्री को यहां पर हम बोल देते हैं आइसोलेटेड बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। राइट। अब दूसरा पॉइंट देखिए कि इस पर बाउंड्री बनाई क्यों। कोई भी जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं उसके पीछे कारण होता है, तो यहां पे कारण है कि इस पर जो हम फोर्स का डिस्कशन कर रहे हैं उस पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना हो सिस्टम पे, यानी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसलिए हमने आइसोलेटेड बाउंड्री बना दी, और बनाना बहुत जरूरी है। यदि हम नहीं बनाएंगे और धोखे से कोई भी आ गया और डिस्टर्ब कर दिया तो हमारा जो इंटरेक्शन इनके बीच में हो रहा है वो प्योरली हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। इसलिए हम आइसोलेटेड बाउंड्री हम फिजिक्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने में बनाते हैं। अब क्या हुआ कि फोर्स इनके बीच में लग रहा है तो हमेशा दो सिस्टमैटिक स्टेप के थ्रू लगता है, वो हमने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया भी है। तो सबसे पहले ये वाला चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा, स्प्रेड आउट करेगा अपने चारों, लेकिन अपना जो उसका छोटा सा वॉल्यूम है उसमें उसका खुद का कोई फील्ड नहीं होगा। इसी तरीके से इसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों ओर स्प्रेड आउट किया। अब Q1 Q2 के अपने चारों ओर किया, इससे साबित हो रहा है कि कोई भी पार्टिकल या बॉडी अपने फील्ड में कभी भी नहीं आ सकता। अब आपके दिमाग में Q1 Q2 से बड़ा है, तो Q1 Q2 से बड़ा है तो चार्ज एक ही काम कर रहा है कि अपने चारों ओर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, वो ज्यादा दूरी तक फैला होगा एज कंपेयर ऑफ Q2। और जब Q1 Q2 के फील्ड में आ जाएगा
तो Q1 Q2 के फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब बिकॉज सेम साइन है तो हमेशा रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। 1 किसकी वजह से? 2 की वजह से नहीं, 2 के फील्ड की वजह से रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसी तरीके से सेकेंड वाला चार्ज पार्टिकल जब पहले के फील्ड में आ जाएगा तो सेकेंड वाला चार्ज पार्टिकल पहले के फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बात आपको क्लियर हुई? तो इस तरीके से फोर्स लगता है। अब इस सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। इससे पता चल रहा है कि जब दोनों एक दूसरे के फील्ड में आ जाएंगे, भले ही अलग अलग चार्ज पार्टिकल से अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, लेकिन सिस्टम का नेट फोर्स यदि 0 था तो बाहर से जब फोर्स नहीं लगाया गया है, इससे साबित हो रहा है कि नेट फोर्स सिस्टम पे क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। इट इज इक्वल टू 0। मतलब है F12 इक्वल टू F21 ये रहना चाहिए। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपने इस बात का ध्यान दे दिया तो आप, यानी कि इसलिए बोला जाता है एवरी एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। अब आप देखिए कि इक्वल टू F हमने बोल दिया इसे, तो ये फोर्स लगा किस पर? Q1 पर लगा। किसकी वजह से लगा? Q2 की वजह से नहीं, Q2 के फील्ड की वजह से लगा। और नेचर ऑफ फील्ड एक जैसा है, इसलिए नेचर ऑफ फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का, इसलिए करस्पॉन्डिंग फोर्स का नाम हमने इलेक्ट्रिक फोर्स रख दिया। अब इनकी बीच की डिस्टेंस R है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल या फील्ड को स्प्रेड आउट करता है तो अपने चारों ओर करता है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे फील्ड की स्ट्रेंथ भी घटती जाती है, और जब स्ट्रेंथ घटती है तो करस्पॉन्डिंग जो फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू द 1/r। लेकिन जब कूलॉम ने इसको प्रैक्टिकली देखा तो इनके बीच में जो F और R के बीच में जो रिलेशन आया वो प्रोपोर्शनल टू द 1/r², यानी कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। तो यहां पर आप देखिए कि हम लिख सकते हैं इसको Q1 Q2/r²। अब यहां पर आप देखें बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब क्यों आता है ध्यान दीजिएगा, प्रोपोर्शनल तो हो गया क्योंकि फोर्स Q1 और Q2 पर निर्भर कर रहा है, फोर्स R पर डिपेंड कर रहा है। अब आपने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिला वो प्रैक्टिकल जो आंसर था उससे थोड़ा सा डिफरेंट आया। ये साइंटिस्ट ने देखा। तो जब साइंटिस्ट ये देखता है कि जो जिस पर डिपेंडेंट, यहां पर डिपेंडेंट कौन है? Q1 Q2 r²। इसे सॉल्व करने से जो न्यूमेरिकल आंसर मिल रहा है और जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो आंसर मिल रहा है उसमें जो डिफरेंस आता है वो कुछ मल्टीपल की कमी आती है, उससे बोल देते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और वो साइंटिस्ट जिस समय रिसर्च किया है और जिस समय उसने ये फॉर्मूला डिफाइन किया उस समय जो प्रैक्टिकली अनुभव किया और जो न्यूमेरिकली जो सॉल्व करके जो आया उसमें जो मल्टीपल में जो कमी आई थी वो वही देख सकता है, इसलिए उसका नाम रख देते हैं कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक फॉर्मूले में उस साइड होता है जिस साइड डिपेंडेंट होता है। तो क्या निकाल रहे हैं? फोर्स। फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है? Q1 और Q2 और R पे। इसलिए डिपेंडेंट साइड में हमेशा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं, डिपेंडेंट साइड में लेते हैं। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इधर ना होके उधर लेंगे क्योंकि डिपेंडेंट इधर है। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r²। ये आपका। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर बीच में ये क्या है? 4 पाई तो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट को बेटा हम यहां पर बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। और के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
अब ये क्या होता है, एक्चुअल में जब कोई चार्ज पार्टिकल अपने चारों फील्ड क्रिएट करता है, तो यदि सराउंडिंग में अलग अलग मटेरियल की प्लेसिंग कर दें, पानी रख दें, ऑयल रख दें, हवा को हम सराउंडिंग में फैला दें, तो जो फील्ड की जो ताकत है, एक ही पॉइंट पे हमने ऑयल पॉइंट वही है, लेकिन मान लो पी पॉइंट है, मान लो इसकी, तो यदि हमने ऑयल भर दिया तो यहां पर इसकी वजह से जो फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो अब अलग है। अब हमने पानी भर दिया तो अब अलग हो गई, एयर भर दिया तो अलग हो गई। इसका मतलब है कि जो बीच में मटेरियल भरा हुआ है उसकी एक ताकत है जिसकी वजह से ई जो है किसी फैक्टर से रिड्यूस हो जाता है। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को स्प्रेड आउट कर रहा है। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है और एक चार्ज पार्टिकल Q है और इससे P पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं, तो ये Q चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को स्प्रेड आउट कर रहा है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी, इंटेंसिटी होगी, ताकत होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्प्रेड आउट कर रहा है, मान लो इस समय अभी E है, अब हमने क्या किया, यहां पर पानी भर दिया तो यहां पे अब E डैश हो गई, यहां पे अब हमने ऑयल भर दिया, अब E डबल डैश हो गई। मतलब है कि जो मटेरियल भरा जाता है उसकी वजह से यहां पर फील्ड की ताकत चेंज हो जाती है। वो क्या होती है, हर मटेरियल एक किसी ना किसी फैक्टर से रिड्यूस हो जाती है। यदि यहां पर एयर है तो एयर में यदि फील्ड की ताकत E है, अब एयर की बजाय यदि हम यहां पर यदि हमने ऑयल को भर दिया तो यहां पे फील्ड की ताकत जो है वो E से कुछ ना कुछ फैक्टर रिड्यूस हो जाती है। वो कितने फैक्टर रिड्यूस हुई, के फैक्टर। उस के फैक्टर को हम इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहां पर इसलिए यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट आई क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में अलग अलग मटेरियल के भरने से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होगी, इसलिए करस्पॉन्डिंग जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो भी चेंज हो जाएगा। इसलिए यहां पर के की प्रेजेंस लाई गई। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ये भी एक कांस्टेंट है। लेकिन जो के है वो अलग अलग मटेरियल के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू तो होगी लेकिन अलग अलग होगी। जैसे कि एयर के लिए के इक्वल टू 1 और मेटल के लिए जितनी भी मेटल है उनके लिए सभी के लिए इनफाइनाइट होता है और नॉन मेटल के लिए अलग अलग वैल्यू आपको दे रखी होगी गिवन इन द क्वेश्चन। ये सवाल में दे रखी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि हमें एयर और वैक्यूम की पता है, मेटल का इनफाइनाइट हमें याद करना है, एयर और वैक्यूम का इक्वल टू 1 हमें पता होना चाहिए, इक्वल टू 1, और नॉन मेटल की सवाल में दे रखी होगी। अब पॉइंट आया कि हम इसे अप्लाई करेंगे तो सवाल सॉल्व होगा। तो अप्लाई करने के लिए क्या ध्यान देना है कि Q1 Q2 के लिए चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। ये फोर्स जो लग रहा है Q1 Q2 की फील्ड की वजह से लग रहा है और Q2 पर ये वाला फोर्स Q1 की फील्ड की वजह से। तो ये फार्मूला तब हम सवाल में अप्लाई कर पाएंगे जब Q1 हमारे लिए चार्ज पार्टिकल नहीं, ये Q1 Q2 के लिए चार्ज पार्टिकल होना चाहिए और Q2 Q1 के लिए चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, Q1 और Q2 ये सिस्टम रेस्ट पे है तो ये दोनों एट रिलेटिव रेस्ट पे होना चाहिए। रिलेटिव रेस्ट की 3 कंडीशन होती है, दोनों रेस्ट पे हो, कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट पे एक कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, या दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट पे मोशन कर रहे हैं, ये दूसरी कंडीशन या तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन एक रेस्ट पे है, दूसरा नेग्लिजिबल कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, वो भी नेग्लिजिबल होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि ये दोनों कंडीशन यदि कोई भी सवाल सेटिस्फाई कर रहा है तो ये फॉर्मूले को अप्लाई करके उस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको इस बात को, ये है इसकी टर्म्स और कंडीशन, इस फॉर्मूले को सवालों में
लगाने की। तो ये टर्म्स, क्योंकि जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल सवाल अटेम्प्ट करते हैं तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए फॉर्मूले की जरूरत होती है, और फॉर्मूला 99.99% बच्चे जानते हैं, लेकिन 0.01% जो क्वालिफाई अच्छी रैंक के साथ होते हैं वो केवल एक ही चीज पर ध्यान देते हैं, फॉर्मूला और उसकी टर्म्स और कंडीशन। जो टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करते हुए सवाल को अटेम्प्ट करता है उसे ना तो कंफ्यूजन होता है, और दूसरी बात विद इन टाइम उसका सवाल अटेम्प्ट हो जाता है और राइट ऑप्शन को वो क्लिक करता है। ठीक है, तो ये आप नोट करिए।